बेटा इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा के बेस बताने जा रही हूँ। ये वीडियो 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है जिनको अलजेब्रा में प्रॉब्लम्स भी होती हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो वो भी इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपका लेसन मैं शुरू कर रही हूँ अलजेब्रा। बहुत ही बेस से शुरू करूंगी। आपको अगर बेस आता है तो आप आगे की चीज़ों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्पीडी बना हुआ है, वहाँ से क्लिक करके उस टॉपिक पर आप पर्टिकुलर देख सकते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा में आपका एक चीज़ आता है, उसमें लिखा होता है कांस्टेंट। तो अलजेब्रा के अंदर कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? तो जो भी आपके डिजिट्स हों, जैसे मान लीजिए 1 है, 5 है, 9 है, 12 है, तो जो भी आपकी डिजिट्स होती है 1 2 3 4 नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं अलजेब्रा में। अब आता है वेरिएबल। जो भी चीज आपका ABCD से लिखा हो, A है, P है, X है, Y है, इन सबको वेरिएबल कहते हैं। तो अल्फाबेट्स आपके जो हैं वो वेरिएबल्स हैं और जो आपके नंबर्स हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद एक चीज आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है? जब आपका वेरिएबल और कांस्टेंट मिक्स करके लिखा हो तो वहाँ पर प्लस का भी साइन हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, और वो कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट होता है तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मान लीजिए आपका ऐसे हो सकता है y + 5, या मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 5 - 3x, ये माइनस के साथ है। अब मान लीजिए केवल 2x लिखा है, या मान लीजिए लिखा है 4/y, ये डिवाइड में लिखा है। आपका ये जो प्लस माइनस लगा है इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है। अभी क्या होता है कि ये एक्सप्रेशन को हम स्टेटमेंट में लिखते हैं या स्टेटमेंट लिखा होता है उसको एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जो थोड़े इजी टॉपिक्स हैं पहले उसको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद वो बताऊंगी। वो बहुत खास चीज़ है, उसमें आप बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन पहले मैं सारी ईजी चीज़ें बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप जब अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका एक टॉपिक और आता है कि आप एक्सपैंड करिए या उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए या उसकी डिग्री क्या है, तो वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, या उसका पावर क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका कहीं लिखा हुआ है x 3x 4 मान लीजिए, या मान लीजिए केवल x4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किसी भी अलजेब्रा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। किसी भी अलजेब्रा का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। अब इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो x के ऊपर 4 लिखा है तो हमको 4 बार x को लिखना होता है और इनके बीच में हमको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे P4 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? P × P × P × P। मैंने यहाँ इंटू इसलिए नहीं लगाया कि आप कंफ्यूज हो जाते एक्स और इंटू में। अब आपको समझ में आया? अगर इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 5P2Q3 इस तरह से है तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 5 × देखिए P के ऊपर 2 लगाया यानी 2 बार आपको P लिखना है। ठीक है, 2 टाइम्स P लिखना है। Q के ऊपर 3 लगाए तो यानी आपको Q को 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है। ये इसका कौन सा फॉर्म है? एक्सपैंडेड फॉर्म है। और जब ये पावर के उसमें लिखा हुआ है तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, जहाँ पर ये जो आपका जैसे x⁴ है तो जी ये x है, इसको कहते हैं बेस, और ये जो पावर ऊपर होती है इसको कहते हैं पावर, और कभी कभी इसको हम डिग्री भी कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है कि आप उसकी डिग्री बताइए, आप उसकी डिग्री बताइए या आप उसकी पावर बताइए।
तो आप उसकी पावर या डिग्री किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, अब मैं वो बताने जा रही हूँ, हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ द, या पावर आपको बताने को कहा जाए तो आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है p टू द पावर 2, तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो हो गई 2। सिंपल। अब मान लीजिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मान लीजिए 5p2 4p प्लस 3x प्लस 7, इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है कुछ भी। अब आपको इसमें डिग्री बतानी है, तो अगर आप यहाँ पे डिग्री देखेंगे तो क्या है 2, यहाँ पे आप डिग्री देखिए 1, मतलब जो आपका वेरिएबल के ऊपर पावर हो, मतलब जो आपका ABCD वाला हो, अलजेब्रा का जो अलजेब्रा वाले होते हैं, मतलब जो ABCD वाले अल्फाबेट्स होते हैं उनके ऊपर जो पावर होती है वो लिखते हैं। यहाँ x है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 हो गया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वो पावर 0 हो गया। तो सबकी अलग अलग डिग्री आ गई, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, जो आपकी सबसे ज्यादा वाली डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री, वो आंसर होगा। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, तो इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई 2। अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको और दे रही हूँ कि अगर इस तरीके से हो तो आप उसकी डिग्री क्या लिखेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आपकी बताने जा रही हूँ आपको। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है 3x² y प्लस 4x प्लस 7, आपको इसकी डिग्री बतानी है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आपके दो दो अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। आपके दो अल्फ़ाबेट यहाँ पर क्या है, x² और y, यहाँ पर x है और यहाँ कुछ भी नहीं। अब आप क्या करोगे, वैसे तो x के ऊपर कितनी पावर है 2, x के ऊपर पावर 2 और y के ऊपर पावर 1, यहाँ x के ऊपर पावर 1 और यहाँ कोई भी पावर नहीं, तो ये पावर कितनी 2 नहीं लिखी जाएगी, 2 + 1, ये पावर क्या हो गई 3, और ये पावर 1, ये पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो इस क्वेश्चन की डिग्री क्या हो जाएगी 3। ये वाला 3 नहीं है, ये जो पावर में है ये वाला 3 है, क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए मैं 7 कर देती हूँ, ठीक है, तो जो ऊपर में पावर होती है अगर ये एक साथ अलग अलग भी होते हैं तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 2 यहाँ का 1 यहाँ का, 2 + 1 3, तो इस तरह से डिग्री निकाली जाती है। ठीक है बेटा, इसको मैं रब कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ। अब इसके बाद हमारे पास जो टर्म आता है, आपको छांटने को आता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 5x² z 7/2 x² z 2x z² zx3, ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसमें आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स छांटने हैं। बेटा इसमें क्या करते हैं, ये जो आपकी गिनतियाँ होती हैं इसका कोई यूज़ नहीं होता, आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपको इनको ध्यान देना होता है। तो अगर आप 5x² z को एक्सपैंड करोगे, एकदम बेस से बता रही हूँ, तो आप अगर 5 को छोड़ दीजिए तो x² z क्या हो गया, 2 बार x हो गया और ये z हो गया। ठीक है, ये वाला आप देखिए 7/2 x² z, यहाँ पर भी आपका 2 बार x हो गया और ये z, देखिए x के ऊपर स्क्वायर है और ये z है, तो आपने 2 बार ही x लिखा, 1 बार ही z लिखा। अब देखिए 2x z², देखिए x के ऊपर पावर 1 है और z के ऊपर पावर 2 है, ये हो जाएगा 1 बारी x और 2 बारी z। ये आपका है z x के ऊपर 3, तो 1 बारी z और 3 बारी x। मतलब जो आपके अल्फ़ाबेट हैं उनको अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो कंडेंस फॉर्म में, तो आप उनको एलैबोरेट कर लो, गलत नहीं करना है।
आप पहले बहुत ध्यान से नीचे से आप समझ लो, फिर जब आपको आ जाएगा तो आप डायरेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर भी दोनों में x और z है, यहाँ पर भी दोनों में x और z है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2x आपके पास नहीं है, यहाँ पर आपके पास 2x तो है लेकिन तीसरा x भी आ गया, तो जो ये दोनों वो इनसे नहीं मिलते और ये दोनों आपस में भी नहीं मिलते, ठीक है। तो ये एकदम डिफरेंट हो गए और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। तो ये वाला और ये वाला लाइक टर्म हो गया, तो इन दोनों को हमने लाइक टर्म में लिख लिया 5x² z और 7/2x² z। यहाँ देखिए ये दोनों गिनतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ अल्फ़ाबेट वाला चेक करना होता है। और ये दोनों देखिए एकदम डिफरेंट है, तो हमने इसको अनलाइक टर्म में लिख दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी लेती हूँ, जिससे आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो रही होगी तो शायद वो उससे दूर हो जाए, ठीक है। बहुत इसमें दिक्कत होती है बच्चों को। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है -4x² y, अगला टर्म है -4xy, फिर अगला टर्म है 4/3xy², फिर टर्म है 4xy। मैंने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये 4 है, ये 4/3 है, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। अब आप देखिए x² y यानी आपका 2/x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पर एक बार ही x है और ये y है, यहाँ पर एक बार ही x है, 2 बारी y हो गया, यहाँ पर एक बार ही x है और एक बार ही y। अब आप देखिए एक बार ही x देखिए सब में, और एक बार ही y यहाँ, एक बार y यहाँ है, और इन दोनों में देखिए यहाँ 2y है, यहाँ 2x है, तो ये वाला और ये वाला सेम हुआ, एक बार ही x एक बार ही y, एक बार ही x एक बार y, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लाइक में आ गया आपका -4xy और 4xy। यहाँ देखिए यहाँ +4 था, यहाँ -4 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ अल्फाबेट्स को देखना है। अब इस वाले में ये दोनों अनलाइक है, यहाँ पर आप एक साथ लिख दीजिए -4/3xy²। मेरे ख्याल से बेटा आपको नहीं भी समझ में आया, मैंने ऐसे चार्ट बनाया है, आप कॉपी में उतारो, इसको बार बार समझने की कोशिश करो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम आपको कोफिशिएंट और फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं वो बताने जा रही हूँ। अब बेटा आपके यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, फैक्टर, फिर आता है आपका टर्म, फिर आपका आता है कोफिशिएंट। आप बुक में अलग अलग चीज़ें देखते हैं। अब आपके पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है 4xy, इसके दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल, एक होता है लिटरल, ठीक है। अब न्यूमेरिकल फैक्टर में जितनी भी आपकी डिजिट्स होती हैं वो होती है, तो यहाँ पर आपका डिजिट क्या है 4। और लिटरल में आपके अल्फाबेट्स होते हैं, लिटरल में आपके क्या होते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या है x और y, तो ये आपका लिटरल फैक्टर हो गया। अब टर्म अच्छा मैं इसके बाद आपको बताऊंगी, अब मैं पहले कोफिशिएंट बताऊंगी। कोफिशिएंट में बहुत दिक्कत होती है। मान लीजिए आपका यही क्वेश्चन है 4xy, आपसे कहा जाए कि आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर मान लीजिए यहाँ -4 है तो -4, अगर यहाँ पे 4/5 है तो -4/5, तो जो भी गिनती होती है वो। और अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये सब कुछ भी नहीं, ये देखिए सिर्फ xy लिखा है, ठीक है, तब आपका
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस लगा होगा तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1। ये तो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए लिटरल कोफिशिएंट, तो जो भी आपका ABCD में लिखा हुआ है ये आपका लिटरल कोफिशिएंट। इसी में थोड़ा सा और बढ़ा के भी थोड़ा और टफ भी कर देते हैं और वो पूछते हैं दूसरी तरीके से कोफिशिएंट में ही, तो वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। उसमें कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको 4xy लिखा है, आपसे कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपका जो 4xy है उसको आप x से डिवाइड कर दीजिए। जो भी यहाँ कोफिशिएंट पूछा जाए उससे आप उसको पूरे को डिवाइड कर दीजिए। ये x देखिए कट गया, अब आपका यहाँ पर क्या बचा 4y। तो ये आपका इसमें न्यूमेरिकल और लिटरल दोनों जुड़ के रहता है और यहाँ जो कोफिशिएंट पूछा जाता है उसको उससे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। और मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, मान लीजिए अभी आपका क्वेश्चन दिया हो 4x²y, आपसे यही पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x बताइए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x बताइए। तो 4x² को यहाँ क्या लिखा है x से डिवाइड कर, एक ही x तो कटेगा क्योंकि ये क्या है 4x और y, x² मतलब 2 बारी x और ये नीचे x, एक ही x तो कटा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4x। तो मतलब जो कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसी से आपको डिवाइड करना है, बाकी जो आंसर बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक अगला क्वेश्चन है 4x² y/5z। ठीक, अब इसमें मैं अलग अलग केस में आपसे कोफिशिएंट्स पूछने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। मान लीजिए आपको निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप क्या करोगे 4x² y/5z को डिवाइड करोगे 1/y से, मतलब y से आप डिवाइड करोगे तो y आपका कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4x²/5z। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ 4, तो आप क्या करोगे 4x² y/5z इंटू 4, तो 4 से आप कट गया, ये क्या हो गया x² y/5z। मतलब जो कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसी से आपको डिजिट को डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ दैट नंबर होगा। अगर इसी में मैं आपसे यहाँ पे कह दूं कि आप बताइए, क्वेश्चन मैंने कर दिया 4x² y² और मैं आपसे कह रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ x² y² बताइए, तो आपका ये जो डिजिट है इसमें आप डिवाइड करेंगे x² y² से, ये देखिए दोनों कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/5z। क्लियर। अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रही हूँ टर्म्स, जो मैंने आपको अभी कहा था कि मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है, आपका एक टॉपिक आता है टर्म। अगर मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 4a² + 2b + c और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने टर्म हैं, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें कितने टर्म हैं? सोच के बताइए जल्दी से मुझे।
कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें कितने टर्म हैं, ठीक है। या मान लीजिए आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देती हूँ 6xyz, इसमें कितने टर्म हैं, या मैं आपको दे रही हूँ y माइनस 6x, इसमें कितने कितने टर्म हैं। तो जब हमको टर्म निकालना होता है तो हम प्लस और माइनस को ही केवल गिनते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड को नहीं देखते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए 3, 1 2 3। यहाँ देखिए कहीं पर भी कोई प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, एक भी प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पर 1 टर्म है। यहाँ पर देखिए बीच में एक माइनस लगा है, तो चाहे प्लस हो और चाहे माइनस, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो कितने टर्म हो गए 2। क्लियर। अगर एक टर्म होता है तो उसको बोलते हैं मोनोमायल, अगर 2 टर्म होता है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म होता है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है, और 3 से ज़्यादा होते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल। नोट कर लो बेटा। अब क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है, उसको हमको स्टेटमेंट में लिखना होता है। अगर स्टेटमेंट में लिखा होता है तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करना होता है। तो उसको समझाने के पहले मैं ये चार्ट आपको दे रही हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी में नोटबुक में अपनी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो मैं समझाऊंगी तो आप इसके साथ टैली करते जाना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे कहीं पर अगर ऐड लिखा है या मोर लिखा है तो वहाँ आपको प्लस का साइन लगाना है, या प्लस का साइन लगा है तो वहाँ पे आपको मोर या ऐड लिखना होगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट है, लेस है, तो वहाँ आपको माइनस का साइन लगाना है। मल्टीप्लाइड लिखा है या टाइम्स लिखा होगा TIMES, तो वहाँ आपको इनटू करना है। कहीं कोशंट लिखा है या बाई लिखा है तो वहाँ पर आपको डिवाइड करना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाने जा रही हूँ। देखिए बेटा, आपका अगर इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ है या इस तरह से स्टेटमेंट लिखा है और आपको इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बदलना है, 2 मोर देन x या 2 इज एडेड टू x, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सप्रेशन में लिखना शुरू करिए तो जो पीछे वाला डिजिट है वो आप पहले लिखिए पहली बार, और मोर देन मैंने आपको बताया या एडेड कहीं होगा वहाँ आपको क्या लगाना है प्लस, ठीक। और क्या लिखा है 2, तो यानी अगर x + 2 लिखा है और आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है तो आप पीछे से यहाँ से शुरू करोगे 2 मोर देन, प्लस की जगह मोर देन x, या 2 इज एडेड टू x, यहाँ पहले आप x लिखोगे, 2 इज एडेड टू x। समझ में आया। इसी तरीके से अगर आपका लिखा हुआ है 2 लेस देन x या 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो अब उल्टा लेके चलते हैं, x पहले लिखोगे, लेस देन की जगह माइनस और ये 2, और स्टेटमेंट में लिखना है तो 2 इज लेस देन x, 2 इज लेस देन x। उल्टा चलते हैं, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ। इसी तरीके से x - 2, तो ये ऐड का और प्लस माइनस दोनों का समझ में आ गया। इसको नोट करो बेटा, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड का बताऊंगी आपको। नोट कर लीजिए, 2 मिनट में रुकी हुई हूँ। अब बेटा देखिए, जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो प्लस के साथ भी हो सकता है और माइनस के साथ भी होता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा उसका एलैबोरेट फॉर्म है। हमने आपको बोला था कि आपको उल्टा चलना है। आपका पहले मैं आज जैसे ये बताती हूँ, 3 एडेड टू 2 टाइम्स y, एडेड टू मतलब प्लस, 2 टाइम्स y, टाइम्स मतलब इनटू,
पीछे क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स वाई, यानी 2 इंटू वाई एडेड मतलब प्लस और ये 3। अगर ये इसी तरह से होता 3 मोर देन 2 टाइम्स वाई, तब भी वही आपको करना होगा 2y मोर देन की जगह प्लस और ये 3। पीछे की तरफ से चलिए, y मतलब टाइम्स मतलब इंटू, ठीक है। अब इधर आइए, y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स x, तो 4 टाइम्स x 4x सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस और ये y, ठीक है, समझ में आया। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता y is less than 4 टाइम्स x, तब भी यही होता। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदल देती हूँ, मैं यहाँ पे कर देती हूँ p is less than या 7 is less than 5 टाइम्स x। अब आप कैसे करेंगे, 5 टाइम्स x 5x लेस देन मतलब माइनस और ये 7। तो टाइम्स में आपको क्या करना था, इन दोनों के बीच में देखिए टाइम्स लिखा, इन दोनों को मैंने इंटू करके लिख दिया, ठीक है। उतारिए फिर आपको डिवाइड का बताते हैं। अभी मैंने आपको जब बताया टेबल, तो मैंने कहा है जब कहीं क्वोशंट लिखा होगा और बी वाई बाई, तो वहाँ पर आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। दूसरी बात, आप पीछे से लिखना शुरू करोगे। यहाँ देखिए क्वोशंट ऑफ y डिवाइडेड बाई x सब्ट्रैक्टेड बाई 2। सब्ट्रैक्ट मतलब आपको माइनस लगाना, ठीक। सबसे लास्ट में आपका क्या लिखा है 2, तो आपने सबसे पहले क्या लिख लिया 2। सब्ट्रैक्ट लिखा है तो आपने माइनस लिखा। अगर वहाँ एडेड लिखा होता तो आप प्लस लिखते, ठीक है। पीछे से शुरू करना है, 2 लिखा, सब्ट्रैक्टेड है तो माइनस। इतना समझ में आ गया। अब आप ये देखिए, क्वोशंट के साथ जो गिनती होगी वो आपको ऊपर लिखनी है, और जो चीज बाई के साथ लिखा होगा वो आप नीचे। पक्का? जो डिजिट y क्वोशंट के साथ लिखा है तो ये ऊपर लिखना है, ये बाय x के नीचे बाई के साथ लिखा है तो ये x नीचे लिखना है। खत्म। एक क्वेश्चन और मैं देती हूँ, अगर इस तरीके से हो जाए, क्वोशंट ऑफ p डिवाइडेड बाय 4, फॉर एग्जाम्पल एडेड बाय 5। बदल दिया मैंने एकदम, ठीक है बेटा। पीछे क्या लिखा है 5 हो गया, अब ये क्या लिखा है एडेड, प्लस लग गया। समझ में आ गया? आगे चलो, क्वोशंट ऑफ p और डिवाइडेड बाई 4, तो p आपने ऊपर लिखना है, यहाँ आपका डिजिट नहीं है 4 है तो आपने 4 लिख लिया। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे q होता तो आप यहाँ पे q लिख देते। क्लियर? जो चीज क्वोशंट के साथ है वो ऊपर, जो डिवाइडेड बाई करके है वो नीचे, ठीक है। नोट करिए, इसके बाद अगली चीज बताते हैं। आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है कि आप इवैल्यूएट करिए, यानी आप इसको सॉल्व करिए। तो आप कैसे करेंगे कि आपको ऐसे ही एक्सप्रेशन दिया होता है, या आपको x की वैल्यू 6 दी है और y की वैल्यू 4 दी है, और आपसे कहा जाता है कि आप इसको सॉल्व करिए। तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, 2x प्लस वाई, और ऐसे ब्रैकेट बना है +4, ठीक है। अब आप पहले ये 2 लिखिए, ये जो x है ये किसकी जगह क्या लिखा है 6, तो इंटू 6 प्लस y की जगह क्या लिखा है 4, तो ये 4, आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए +4, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12 +4 +4। अब इन दोनों को ऐड करिए, 16 +4, तो ये आ गया 20, ठीक है। इस तरह से ये किया जाता है।
अगर मैं बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ तो आप वीडियो पॉज कर लो, उतार लो, फिर सुनो, ठीक है। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपके पास अगला क्वेश्चन है ये, और x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। आपका है 8x स्क्वायर। क्या है आपका? 8x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 8 है, x स्क्वायर मतलब 2 बारी x, फिर ये 5x y के ऊपर 3 मतलब 3 बारी y। अगर आप ऐसे कर लोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। 8 लिखा, x का 2 बारी, x पे क्या लिखा है? 3, यानी 2 बारी आपको 3 लिखना है। फिर 5, एक बार x एक बार y, x का 3 y का 2, क्योंकि y का वैल्यू 2 है, माइनस 3 बारी y, 2 2 और 2। ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ इसका मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना है वहाँ पे। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ये आप 6 मत करना कि 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। ये हो गया, ये -8, अब माइनस कर लीजिएगा तो ये 94। तो इस तरीके से एवेलुएट किया जाता है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर कुछ नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स से, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन और बता देती हूँ। अब बेटा ये मैंने कैसा क्वेश्चन लिया है जिसमें प्लस और माइनस दोनों हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ये एक, और इसमें देखिए 3 डिजिट्स है, ए है, बी है और सी है। ए क्यू यानी आपको 3 बार ए लिखना है, बी क्यू 3 बार आपको बी लिखना है, फिर 3 ए बी और सी। इतना समझ में आ गया? 3 बार ए, तो ए की वैल्यू क्या है? 3 टाइम्स आप 3 लिख लीजिए। अब बी की वैल्यू क्या है? -5, तो 3 बार आप -5 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये माइनस लगा है, फिर क्या लिखा है? 3, ए की जगह 3, बी की जगह -5, सी की जगह 3, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। अब ये कैसे होता है? ये दोनों माइनस कट जाते हैं, ये माइनस बच गया, तो माइनस आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। आप चेक कर लीजिए। फिर ये माइनस और माइनस कट के हो जाएगा प्लस, ये प्लस बन गया। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इंटू 1, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इंटू 5। अब ये हो गया 27 माइनस 125 प्लस 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 3 13। देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 135 और 27 को हमने जोड़ लिया, ऐड कर लिया। 5 7 12, 3 2 5 1 6, 162। तो 162 माइनस 125, अब दोनों को माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा 7 और 3। तो ये आपका आंसर आएगा। तो चाहे प्लस का गिनती हो, चाहे माइनस का गिनती हो, चाहे कुछ भी हो, आप ध्यान से धीरे से ट्राई कीजिए, आपका बेटा ज़रूर आएगा। बहुत छोटे स्टैंडर्ड का ये अलजेब्रा का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।